आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस, करते क्या हैं और हिंदुस्तान में उनके नाम पर हर बार इतना हंगामा कैसे हो जाता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का राजदूत के नए एपिसोड में। आज हम जॉर्ज सोरोस की कहानी सुनाने वाले हैं। अगर आपने पिछले कुछ दिनों का न्यूज़ साइकिल फॉलो किया हो तो जॉर्ज सोरोस का नाम आपके आसपास से ज़रूर गुजरा होगा। संसद से लेकर सोशल मीडिया और टेलीविज़न तक हर तरफ सोरोस कथा को बांटा जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन विपक्षी पार्टियों को डोनेट करता है पैसा और उनके इशारे पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश बार बार रची जाती है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे नकारा है। उनका ये कहना है कि सरकार अडानी पर बहस से बचने के लिए सोरोस का नाम उछालती है और इसी मुद्दे पर दोनों गुट आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन अब ये पहली बार तो हुआ नहीं है जब जॉर्ज सोरोस के नाम पर भारत में हंगामा हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरे देशों में भी उनके नाम पर बवाल हो चुका है। कुछ आप मिसालें देखिए। फरवरी 2018 की बात बताता हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पार्टी की इंटरनल मीटिंग में सोरोस पर इल्ज़ाम लगाया। कहा कि सोरोस अवैध प्रवासियों को निकालने की योजना के खिलाफ हैं और उनका फाउंडेशन इस प्लान का विरोध करने वाले लोगों को पैसा दे रहा है, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन से उनको फंड कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मीटिंग में ये भी कह दिया कि बराक ओबामा ने 20 लाख घुसपैठियों को अमेरिका से बाहर निकाला। तब सोरोस ने एक शब्द भी नहीं कहा। दरअसल सोरोस ने ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनावी कैंपेन्स में काफ़ी पैसा लगाया और इसलिए इस आरोप को आधार भी कुछ मिल ही गया। जून 2018 में हंगरी ने अवैध शरणार्थियों को रोकने के लिए एक कानून बनाया। इसमें कहा गया कि अवैध शरणार्थियों की मदद करना गैर कानूनी है और किसी अवैध शरणार्थी को शरण लेने में मदद करने वालों के लिए जेल की सज़ा को तय कर दिया गया, कानून बना दिया गया। हंगरी सरकार ने इस कानून का नाम स्टॉप सोरोस लॉ रख दिया, जॉर्ज सोरोस के ही नाम पर। वैसे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान 2010 से ही सत्ता में हैं। उनका इल्ज़ाम है कि सोरोस ग्रेट रिप्लेसमेंट को बढ़ावा देने वाले गुट का हिस्सा है और उनके दिए पैसों से अवैध प्रवास बढ़ रहा है। 2015 में यूरोप में पैदा हुए शरणार्थी संकट के लिए भी वो सोरोस को ही जिम्मेदार बताते हैं। एक दिलचस्प बात और बता देते हैं आपको। सोरोस हंगरी में पैदा हुए थे और उन्होंने हंगरी में शिक्षण संस्थाओं और मानवाधिकार संगठनों को बड़ा पैसा दिया है, फंड किया है। 1980 के दशक में उसी पैसे की बदौलत विक्टर ओरबान को ब्रिटेन जाकर पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन बाद में ओरबान ने सोरोस को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। बहरहाल हम तीसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने एक लंबा भाषण दिया और इसमें उन्होंने 2013 के गेजी पार्क प्रोटेस्ट का जिक्र किया। ये प्रोटेस्ट इस्तांबुल के एक पार्क को बचाने के लिए शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये डिसेंट का एक माध्यम बना, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में बदल गया। ये लगभग 3 महीने तक चला और अंत में सरकार ने आंदोलन को दबा ही दिया। 2017 में पुलिस ने बिजनेसमैन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उस्मान कवाला को अरेस्ट किया। उन्हें गेजी प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड कहा गया और 2022 में कवाला को आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना दी गई। अर्दोआन ने हमेशा इस बात का प्रचार किया कि कवाला ने ही गेजी प्रोटेस्ट में पैसा लगाया। नवंबर 2018 में उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने गेजी प्रोटेस्ट के दौरान आतंकवादियों को पैसा दिया वो अब जेल में है, लेकिन उसके पीछे कौन है? मशहूर हंगेरियन यहूदी सोरोस। वो आदमी देश को तोड़ने के लिए और उन्हें बर्बाद करने के लिए लोगों को चुनता है, भेजता है और बेहिसाब पैसा खर्च करता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इन आरोपों से इनकार किया। ऑब्वियसली कहा कि हमारे बारे में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ काम करना हमारे लिए नामुमकिन है। नवंबर 2018 में फाउंडेशन ने तुर्की में अपना दफ्तर अंततः बंद भी किया। चौथा उदाहरण यूएस से है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जॉर्ज सोरोस से बड़े नाराज़ रहते हैं। पहले कार्यकाल में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सोरोस अवैध प्रवासियों को यूएस पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। 2023 में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने ट्रंप के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे, चार्जेस लगाए, उन पर बिजनेस रिकॉर्ड्स को छिपाने का इल्ज़ाम लगाया। तब ट्रंप ने कहा था कि ब्रैग पर जॉर्ज सोरोस का वरदहस्त है, वो उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। ट्रंप के एक करीबी मित्र हैं एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ट्रंप की नई टीम में डोज चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। एलन मस्क भी जॉर्ज सोरोस को पसंद ऑब्वियसली नहीं करते हैं। कहते हैं कि सोरोस पश्चिमी सभ्यता को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पब्लिक नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हैं और सोरोस से काम अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी कर रहे हैं। पांचवी मिसाल हिंदुस्तान की है। जॉर्ज सोरोस कई मौक़ों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर चुके हैं। 2020 में उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नज़ारा हिंदुस्तान में दिख रहा है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नरेंद्र मोदी
हिंदू राष्ट्रवादी मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भारत में अर्ध स्वायत्त मुस्लिम इलाके कश्मीर में कठोर नियम थोप रहे हैं और लाखों मुस्लिमों की नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। ये जो अर्ध स्वायत्त वाली बात है जॉर्ज सोरोस की भाषा है। फरवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद सोरोस कहते हैं कि अडानी समूह ने स्टॉक मार्केट में फंड बढ़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अडानी पर स्टॉक की कीमत बढ़ाने के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल के आरोप हैं। उनका स्टॉक ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया है। मोदी इस पर चुप हैं लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद को जवाब देना होगा। अगेन ये जॉर्ज की भाषा थी। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि सोरोस इज ओल्ड रिच एंड डेंजरस ओपिनियनेटेड भी कहा था, यानी कि हिंदी में हुआ बूढ़े हैं, अमीर हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि सोरोस ऐसे आदमी हैं जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलनी चाहिए। ये तो हुए जॉर्ज सोरोस से जुड़े विवाद, लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है, साइकिल कहाँ से चला, सोरोस के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें उनकी लाइफ जर्नी देखनी पड़ेगी। जॉर्ज सोरोस अगस्त 1930 में हंगरी के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। शुरुआत में उनका नाम जोर्सी स्वाट्स रखा गया था। जब हंगरी में यहूदियों का विरोध शुरू हुआ, परिवार ने टाइटल बदलकर सोरोस कर लिया और इस तरह जॉर्जी स्वाट्स बन गए जॉर्ज सोरोस। 1944 में हंगरी पर नाज़ी जर्मनी ने कब्जा कर लिया। वो यहूदियों को ढूंढकर गैस चैम्बर्स में भेजने लगे, यहूदी बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगे, डिपोर्टेशन का नोटिस डिलीवर करने का काम सौंप दिया। इन बच्चों में जॉर्ज सोरोस भी थे। 1945 में बुडापेस्ट की घेराबंदी होती है और सोवियत संघ और जर्मनी के सैनिक कब्जे के लिए एक एक घर में जाकर लड़े भी। एक बार सोरोस का परिवार भी निशाने पर आया, मगर वो खुद को ईसाई बताकर बचने में सफल रहे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जॉर्ज सोरोस पहले पेरिस और फिर लंदन जाते हैं। वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में दाखिला लेते हैं। पढ़ाई का खर्च चुकाने के लिए कुली और वेटर की नौकरी तक जॉर्ज सोरोस ने की। 1956 में US पहुंचते हैं, वहाँ फंड मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। 1970 में ही सोरोस फंड मैनेजमेंट SFM बनाते हैं। ये कंपनी निवेशकों का पैसा शेयर मार्केट में लगाती है और फिर उससे होने वाला फ़ायदा शेयर भी करती है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक है। सितंबर 1992 में सोरोस ने शॉर्ट सेलिंग से इंग्लैंड में तहलका मचा दिया था। उन्होंने एक महीने में $1 अरब से ज़्यादा का मुनाफा कमाया, लेकिन इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड और पाउंड की कमर तोड़कर रख दी। सोरोस ने शेयर मार्केट से अब तक लगभग $44 अरब कमाए हैं और इस कमाई का 80% दान भी कर चुके हैं। ये दान उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF के जरिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 1993 में हुई। OSF की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक इनका काम दुनिया भर के 120 देशों में है। मुख्यालय US के न्यूयॉर्क में है। जुलाई 2023 में जॉर्ज सोरोस ने फाउंडेशन की कमान अपने बेटे अलेक्जेंडर सोरोस को सौंप दी थी। OSF का दावा है कि उनका मकसद समावेशी और विविधतापूर्ण लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसके लिए OSF क्या क्या काम करता है वो भी आपको बताते हैं। उनके मुताबिक है ना, रिसर्च करता है, एडवोकेसी, ग्रांट्स इशू करता है, इन्वेस्टमेंट और लॉबिंग करता है। OSF ने अभी तक लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक का ग्रांट दिया है। दावा ये भी है कि जॉर्ज सोरोस ने 2 लाख करोड़ से अधिक की रकम OSF को दी है। अब ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ? सोरोस ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ब्लैक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी। 1980 के दशक की बात है जब साउथ अफ्रीका में नस्ल विधि शासन चल रहा था, अपार्थीड था। 1980 के दशक में उन्होंने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के देशों में लोकतंत्र समर्थक संस्थाओं की मदद की। ये संस्थाएं कम्युनिस्ट सरकारों के खिलाफ तब कैंपेन चला रही थी। 1984 में सोरोस ने अपने पैतृक देश हंगरी में यूरोप की पहली ओपन सोसाइटी शुरू की और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी बनाई। थिएटर्स और लाइब्रेरी खोलने में मदद की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी मदद दी। उनके फाउंडेशन ने बेस्ट फॉर ब्रिटेन ग्रुप को 4 करोड़ रुपए की मदद दी और ये ग्रुप ब्रेक्जिट के खिलाफ कैंपेन चलाता रहा और इसी वजह से OSF ब्रेक्जिट के समर्थकों के भी निशाने पर रहा। बीते 31 बरसों में OSF ने पूरी दुनिया में अलग अलग किस्म के लोगों और संस्थाओं को सपोर्ट किया है। इसमें विद्रोही नेताओं से लेकर शिक्षा और दूसरे विषयों पर काम करने वाली संस्थाएं शामिल हैं। अप्रैल 2023 में इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि सोरोस की संस्थाएं UN डेमोक्रेसी फंड UNDEF से भी जुड़ी हुई हैं। UNDEF की स्थापना 2005 में हुई थी। ये लोकतंत्र के लिए काम करने वाली संस्थाओं को मदद देता है। भारत इसमें दान देने वाले देशों में 4थे नंबर पर था और 2023 तक इसमें हमने 270 करोड़ रुपए दान भी दिए। अमेरिका में सोरोस की OSF ने जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का खूब साथ दिया। हमने पहले भी बताया कि ओबामा का सपोर्ट था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी को फाउंडेशन की तरफ से लगभग 1000 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। अमेरिका में जॉर्ज सोरोस के वैचारिक राजनीति में भी दखल रहे हैं। सबसे पहले 2004 में वो चर्चा में आए, जब उस समय उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का विरोध किया और खुलेआम कहा कि उनका मिशन बुश को कुर्सी से हटाना है। सोरोस ने 2003 में इराक पर हमले की आलोचना भी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सोरोस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करते रहे हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके बेटे अलेक्जेंडर की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीरें आ गई थी और रिपब्लिकन पार्टी ने इसे लेकर जॉर्ज सोरोस पर सवाल भी उठाए थे। जॉर्ज सोरोस पर और क्या इल्ज़ाम है? आलोचक ओएसएफ को एजेंट ऑफ केओस कहते हैं, अस्थिरता का एजेंट। आरोप यह है कि संस्था कई देशों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करती है, साजिश रचती है, पैसा देती है। दूसरा इल्ज़ाम अरब स्प्रिंग को भड़काने में मदद का है। 2011 में नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के कई देशों में क्रांति हुई। हम बताते रहे राजदूत में कई सरकारों का पतन हुआ और पश्चिमी देशों ने दावा किया कि उन देशों की किस्मत चमकने वाली है। लेकिन जिन भी देशों में सरकारें चली गई वो आज भी सिविल वॉर से जूझ रहे हैं, या फिर जो नई पीढ़ी के वहाँ पे शासक आए हैं वो भी निरंकुश ही दिखते हैं। तीसरा केस बताते हैं। सोरोस ने 2015 में यूरोप में शरणार्थी संकट बढ़ाने में मदद की, ये भी इल्ज़ाम लगता है, और वो शरणार्थियों को यूरोप आने के लिए उकसा रहे हैं, ऐसा भी उनके आलोचक कहते हैं। चौथा इल्ज़ाम है कि 2016 में स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि जॉर्ज सोरोस और उनका फाउंडेशन पुतिन की सरकार गिराने की साजिश रच रहा था। इससे एक साल पहले ही रूस सरकार ने ओएसएफ पर तब बैन लगा दिया था। अब सोरोस के खिलाफ चलने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में भी जानते हैं। ये इल्ज़ाम थे, अब कॉन्स्पिरेसी के डोमेन में आ रहे हैं। एक थ्योरी चलती है कि सोरोस ने नाज़ियों का साथ दिया था। दावा किया जाता है कि सोरोस ने यहूदियों को नाज़ियों के हवाले कर दिया, फिर उनकी संपत्ति लूटी और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इसी लूट से आता है। उनके नाम से एक तस्वीर भी चलती है, इसमें सोरोस को नाज़ी ड्रेस में दिखाया गया है। 2020 में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसी तरह के और भी दावों का फैक्ट चेक किया था और उनकी पड़ताल में दावा झूठा निकला था। थ्योरी नंबर 2 कि जॉर्ज सोरोस वाइट जेनोसाइड के मास्टरमाइंड है। ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसका हमने जिक्र किया था उर्बान के मामले में, इसे वाइट जेनोसाइड थ्योरी भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कहते हैं कि गरीब देशों से आए अश्वेत शरणार्थी स्थानीय श्वेत लोगों को गायब कर देंगे और यूरोप के मूल निवासी गुलाम बन जाएंगे। कॉन्स्पिरेसी फैलाने वालों का आरोप है कि सोरोस इसे बढ़ावा देते हैं, हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुष्ट सबूत दिया नहीं जाता। तीसरी थ्योरी पर आई है। सोरोस सेंट्रल अमेरिका के शरणार्थियों को पैसा देकर बुला रहे हैं। 2019 में ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया, दावा किया कि होंडुरास के हज़ारों शरणार्थियों को सोरोस ने पैसे दिए और उन्हें अमेरिका में दाखिल होने के लिए उकसाया। बाद में पता चला कि सोरोस ने कोई पैसे नहीं दिए। ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया था वो फेक था। जॉर्ज सोरोस के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अब बोनस खबरों की बारी। पहली खबर रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इसमें उन्होंने कुछ अहम पॉइंटर्स पर अपनी बात रखी है। रूस के आर्मी जनरल इगोर किरिलोव की हत्या को उन्होंने एक आतंकवादी हमला करार दे दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या रूस इसका बदला भी लेगा। किरिलोव को 17 दिसंबर की सुबह उनके घर के बाहर बम से उड़ा दिया गया। राजदूत में हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। पुतिन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की इच्छा जता दी। दोस्त तो हैं ही। उन्होंने कहा कि पिछले 4 बरस में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड होते समय पुतिन की कॉन्फ्रेंस जारी थी। जो और अपडेट्स आएंगे आने वाले प्रेजेंटेशंस जो खबरगाहों की होंगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी 21 दिसंबर को कुवैत की यात्रा पर जा रहे हैं। उनका दौरा 2 दिनों का है और इस दौरान वो कुवैत के शीर्ष नेताओं के साथ साथ भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। कुवैत में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा 43 बरस बाद हो रहा है। मोदी के पहले इंदिरा गांधी 1981 में गई थी, उसके बाद से कोई पीएम कुवैत नहीं गया। आज का राजदूत यहीं तक। खबरगाहों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की जो आपकी जिम्मेदारी वो आप निभाइए। आप तक नियमित रूप से राजदूत लाने की जो जिम्मेदारी है हम निभाते रहेंगे। मेरा नाम निखिल है। राजदूत की स्क्रिप्ट को आकार दिया था अभिषेक ने और रिकॉर्ड करने वालों में भी एक अभिषेक थे जिनके साथ थी निवेदिता। आप देखते रहिए खबरगाहों।